हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी लर्न एंड सर्व द एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक हैं इकोटोन, नीशे, बायोम एंड बायोस्फीयर। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और ये पूछी भी जाती हैं। सो इन सब का मतलब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। Ecotone is a junction. Ecotone is a junction between two or more diverse. So ecotone basically क्या होता है? डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्या होता है इकोटोन में? डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट. अदर एग्जाम्पल, ग्रास लैंड, एस्ट्रीज, मार्श लैंड एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. सो बेसिकली क्या होता है, ये आपको एग्जाम्पल बताएंगे इकोटोन क्या क्या. सो इकोटोन क्या होता है? जंक्शन होता है, जोन ऑफ जंक्शन. जैसे कि ये मैरीन इकोसिस्टम है और ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. जो इनका कॉमन प्लेस होगा ना, कॉमन प्लेस होगा, उसको हम जंक्शन बोलते हैं. एंड दिस वी कॉल द इकोटोन. डिफरेंट इकोसिस्टम जो होंगे उनका एक कॉमन जोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड भी हो सकता है. इट हैज़ अ कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम. इसमें कंडीशन, जैसे अगर हम इसकी मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? ये वाला जो जोन होगा, ये वाला जिसको मैं डार्क करी, ये वाला जोन क्या होगा? इकोटोन होगा. तो इसमें इन्वायरमेंट कैसा होगा? इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट मतलब इसमें मैराइन इकोसिस्टम के भी फैक्टर होंगे और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भी फैक्टर होंगे. ठीक है, इट इज लीनियर एज इट शो प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ वन इन कमिंग कम्युनिटी एंड अ साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन स्पीशीज ऑफ द अदर आउटगोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी. तो यहाँ पे क्या है? एक प्रोग्रेसिव मतलब इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है. किस तरह? लीनियर इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि एक तरफ अगर इंक्रीज हो रही है ये चीज़ें, जैसे वहाँ पे स्पीशीज़ का इन्वेजन हो रहा है, पर दूसरी तरफ जो हमारी स्पीशी वो डिक्रीज भी हो रही है. क्यों? वो वहाँ से माइग्रेट हो रही है. अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स सम ऑर्गेनिज्म विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटी. तो इसमें क्या, जो इकोटोन होता है वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज भी फॉर्म हमें मिलती है. क्यों? वो जो बिल्कुल अलग होती हैं बाकी वाले इकोसिस्टम. जैसे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो जो इनका बीच वाले जंक्शन में हमें जो स्पीशीज मिलेंगी वो थोड़ी बहुत कुछ स्पीशीज हमें बहुत डिफरेंट मिलती है. ना ही वो मेराइन इकोसिस्टम मिलेंगी, ना ही वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मिलेंगी. वो हमें कहाँ मिलेंगी? उनके जंक्शन में, जिसको हम इकोटोन कहते हैं. ठीक है, sometimes number of species and population density of the species is much greater in this zone than either community. This is called the edge effect. अब edge effect आपको पता ना क्या पता है क्या होता है? जैसे हमने दो जोन की बात कर रहे हैं, दो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, मेराइन और टेरेस्ट्रियल की. ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे 10 स्पीशीज़ है, यहाँ पे 20 स्पीशीज़ है, लेकिन यहाँ पे 40 स्पीशीज़ है, यानी कि दोनों कम्युनिटी, दोनों यहाँ से दोनों इकोसिस्टम से इकोटोन में स्पीशीज का ज़्यादा फॉर्म्ड होना, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? एज इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमरली और मोस्ट अबंडेंटली इन दिस जोन इज एज स्पीशीज. सो एज स्पीशीज क्या होंगी? जो सबसे ज़्यादा इकोटोन में स्पीशीज पाई जाएंगी उसको क्या बोलेंगे? एज स्पीशीज. एज इफेक्ट क्या होगा? जब दोनों इकोसिस्टम से ज़्यादा मतलब इकोसिस्टम जो कंबाइन हो रहे हैं उनके जंक्शन में अगर सबसे ज़्यादा स्पीशीज पाई जाए, उस जंक्शन में सबसे ज़्यादा स्पीशीज पाई जाए तो हम एज इफेक्ट कहते हैं. और जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज होगी, सपोज जैसे वहाँ पे क्रो, अदर लाइन वगैरह डिफरेंट कोई पर्टिकुलर एक स्पीशीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एज स्पीशीज कहते हैं. सो नेक्स्ट है नीशे. is a unique functional role or place of species and ecosystem. It is a क्या होते हैं? It is a description. It is a description of all biological, sorry ये थोड़ा सा हो रहा है, description of all biological, physical, chemical factor that a species need to survive, stay healthy and communicate. In short, नीशे क्या है? एक यूनिक फंक्शनल रोल है, मतलब हैबिटेट है. क्या है? हैबिटेट है जहाँ पे स्पीशीज़ को बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल सब फैक्टर मिलते हैं जो उसको नीड होती है सर्वाइव होने के लिए. अ नीशे इज़ अ यूनिक फॉर अ स्पीशीज विच मीन्स नो टू स्पीशीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीशे. ठीक है, एक क्या, एक यूनिक प्लेस है. नीशे क्या है? एक यूनिक प्लेस है और दो स्पीशीज़ के एक जैसे नीशे नहीं हो सकते. क्योंकि सपोज मैं आपको समझाती हूँ, अगर दो स्पीशीज़ है, ठीक है, दो स्पीशीज़ है,
जो दोनों स्पीशीज होंगी उनका अलग अलग अपना नीचे होगा, और नीचे में क्या होता है उसके बायोलॉजिकल, फिजिकल, जो केमिकल फैक्टर, यानी कि ये जो दो स्पीशीज हैं इनकी बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर आपस में मिलते नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नीचे क्या है, एक यूनिक फंक्शनल प्लेस है, यूनिक फंक्शनल प्लेस है स्पीशीज की, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज है डिफरेंट नीचे, डिफरेंट स्पीशीज है डिफरेंट स्पीशीज, बिकॉज हर स्पीशीज का अपना बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर अलग अलग होता है, ठीक है। अब क्या है, niche is a niche play an important role in conservation of organism. If we have to conserve species in its native habitat, we should have knowledge about niche. Requirement niche क्या require niche requirement of the species and should ensure that all requirement of its niche. niche में क्या थे, यूनिक फंक्शनल रोल है स्पीशीज का, जहाँ पे उसको उसके बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर मिलते हैं। अब टाइप्स ऑफ नीचे, हैबिटेट नीचे क्या होते हैं, वेयर इट लिव, फूड नीचे, व्हाट इट ईट, प्रोडक्टिव नीचे, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, फिजिकल और फिजिकल के थोड़े स्पेलिंग, एंड केमिकल नीचे, टेम्परेचर वगैरह। यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर नीचे होता है, ठीक है। फंक्शनल रोल, यूनिक फंक्शनल रोल है, तो उसकी डिफरेंट टाइप है। तो नीचे हैबिटेट नीचे हो सकता है, फूड नीचे हो सकता है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीचे। Next, difference between the niche and the habitat. Habitat of the species is like its address, where it lives. Niche can be taught as its profession, activities and response specific. अभी आपको difference पता चल रहा है, habitat क्या है और niche क्या है। niche क्या है, जैसे profession है, मतलब उसकी activity, उसकी जो biological, physical activity था वो उसका niche है, ठीक है। habitat क्या है, जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। A niche is unique for a species while many species share the habitat, ठीक है। अब मैं आप इसकी एग्जांपल ट्री देख लीजिए, एक ट्री पे स्पैरो भी रहती है, ठीक है, एक ट्री पे क्रो भी रह सकता है, वहाँ पे कैटरपिलर भी रह सकता है, अदर इंसेक्ट भी रह सकते हैं। लेकिन जो नीचे है स्पैरो का, क्रो का, कैटरपिलर का, बटरफ्लाई का, अदर इंसेक्ट का क्या डिफरेंट है, लेकिन उनका जो हैबिटेट है वो सेम है, दैट इज ट्री। No two species in a habitat can have the same niche. This is because competition with one another until one displays. For example, a large number of different species of insect may be pests of the same plant, but they can coexist as they feed on different part of the plant. I think आपको clear हो गया होगा अब what is niche and the what is habitat. अब next है biome. अब biome क्या है? The terrestrial part of the biosphere is divisible into enormous region. ठीक है, बायोस्फीयर जो उसका टेरिस्ट्रियल पार्ट है उसके डिफरेंट डिवीजन होना उसको हम बायोम कहते हैं, विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरल सॉइल टाइप। सो बायोम क्या है, जिसमें हमने बायोस्फीयर को डिवाइड किया, लेकिन उसके टेरिस्ट्रियल पार्ट को डिवाइड किया हुआ है, और उसको हमने किसके बेसिस पे डिवाइड, किस बेसिस पे उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, वेजिटेशन पे, एनिमल लाइफ और जनरल सॉइल टाइप पे करते हैं। नो टू बायोम आर अलाइक, ठीक है, नो टू बायोम आर अलाइक हो सकते हैं। द क्लाइमेट डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ बायोम, तो क्लाइमेटिक कंडीशन डिटरमाइन करती हैं बायोम का। एंड सो आप जानते हैं कि क्लाइमेट ही ऐसा फैक्टर है जो अलाउ करती है किस टाइप का ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहेगा, किस टाइप की वेजिटेशन होगी, किस टाइप के एनिमल्स वहाँ पे रहेंगे और किस टाइप की सॉइल वहाँ पे होगी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये आपको याद रखना है, बायोम में क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन। सो डिफरेंट मतलब नेम्स ऑफ द बायोम, जैसे थंड्रा बायोम, रीजन में के बारे में नहीं बोलूँगी, आप सीधे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो थंड्रा बायोम होते हैं ये ठंडा, जो कोल्ड एरियाज में जो बायोम होता है, तो हमने पीछे पढ़ा कि बायोम कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। बायोम, क्योंकि हमने बायोम को किस तरह कैटेगराइज किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन और वैसे। अब थंड्रा जो बायोम है उसमें क्या होता है, डिवाइड अ प्लांट ट्री, वहाँ पे ट्रीज ज़्यादातर नहीं होते हैं, वहाँ पे होंगे तो श्रब्स वगैरह होंगे। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट्स वगैरह लाइक कैसे होंगे, लाइकन्स होंगे, मॉसेस होंगे, सेज होगी। द टिपिकल एनिमल्स क्या होंगे, जो ठंडे इलाके में, जैसे पहाड़ी में ठंडे जो जैसे हमारे आर्टिक रीजन, अंटार्कटिका में क्या होते हैं, रेनडियर, आर्टिक फॉक्स, पोलर बेयर, स्नो ओल, ये चीज़ होंगी। थंड्रा रीजन्स थंड्रा बायोम कौन से होते हैं, मोस्ट कोल्ड एक्सट्रीम जहाँ पे ठंड होती है, जैसे हमारे अंटार्कटिका रीजन, ये चीज़ें आ जाती बायोम आ जाता है, ठीक है। टाइगा क्या होता है, द डोमिनेटिंग
वेजिटेशन इज कॉनिफेरस एवरग्रीन जहाँ पे होती है। यहाँ पे फाउना वर्ड का मतलब होता है एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, बर्ड्स, हॉक, फर बियरिंग, ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट, सो इट इज़ ईजी, मतलब इसमें इतना कुछ है नहीं बताने वाला, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम है और उनका डिफरेंट वहाँ पे वेजिटेशन होगा, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, डिफरेंट वहाँ पे एनिमल्स होंगे। ये यहाँ पे जो मैंने चार्ट वहाँ पे यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे थंड्रा में सिंपल, आगे मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जैसे थंड्रा बायोम है, वहाँ की जो प्लांट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जो अगर हम टाइगा की बात करेंगे, वहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो डिफरेंट होगी, वो वैसी थंड्रा में जैसी वेजिटेशन थी वैसी हमें टाइगा में नहीं मिलेगी। जो एनिमल थंड्रा में रहते थे वो एनिमल टाइगा में नहीं रहते, क्योंकि हमने पढ़ा है बायोम जो होते हैं, दो बायोम या दो से ज़्यादा बायोम कभी भी एक जैसे, बायोम कभी भी एक जैसे नहीं होते। अब नेक्स्ट बायोम है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे फोरकास्ट कर दिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इनमें क्या होंगे ज़्यादातर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अबाउट 7% द अर्थ सरफेस एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर देयर। सो डिफरेंट है, मतलब बायोम इनका, फ्लोरा और फाउना, हर चीज़ इनकी डिफरेंट होगी, जैसे हर बायोम की अपनी अपनी चीज़ें होंगी, ठीक है। सावना के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। सावना इज द मोस्ट एक्सटेंसिव इन अफ्रीका, ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज विद फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी शर्ब्स हैं वगैरह, और यहाँ पे एनिमल्स, ये ग्रास लैंड एक बायोम होता है, डेजर्ट बायोम्स होता है। तो जब आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी पढ़ते हैं ना, तब भी उसमें यही डिफरेंट, मतलब यही फॉरेस्ट सिस्टम, सावना, ग्रास लैंड, यही चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी। नेक्स्ट है एक्वेटिक जोन, ठीक है। एक्वेटिक जोन, aquatic system are not called biome, however they are divided into distinct life zone में divide है with region of their relatively distinct plant and animal life। जैसे हमने बायोम को वेजिटेशन क्लाइमेटिक कंडीशन में डिवाइड किया हुआ, वैसे हम एक्वेटिक जोन को बायोम नहीं कहते। और क्यों नहीं कहते इसको, क्योंकि यहाँ पे हम इसको डिस्टिंग करते हैं प्लांट और एनिमल लाइफ के बेसिस पे। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेरियस एक्वेटिक जोन आर ड्यू टू सैलिनिटी, लेवल ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट, वाटर टेम्परेचर और डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन। सो एक्वेटिक जोन को इन बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जैसे हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करेंगे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड एज लॉटिक। लॉटिक क्या होता है, जो मतलब चलते बहते हुए पानी को हम लॉटिक वाटर बोलते हैं। लैटिक और स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी, जैसे हमारे लेक्स एंड पॉन्ड के हमारे स्टैग्नेंट वाटर है, लेंटिक वाटर है, ठीक है। लॉटिक वाटर सिस्टम इंक्लूड फ्रेश वाटर स्ट्रीम, स्प्रिंग, रेवलेंट, क्रीक, ब्रूक, ये सारे हमारे ये आ जाएंगे। लैंटिक में क्या आ जाएगा, पूल्स, पॉन्ड्स एंड सम स्वैम्प्स, लेक, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मैराइन इकोसिस्टम, नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द, क्योंकि अर्थ में आप जानते हैं 97% जो हमारा वाटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, ओशन में प्रेजेंट है, ठीक है। एशरीज क्या है, कोस्टल बेस, रिवर माउथ एंड टाइडल मार्शेस फॉर्म द, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोरल लीफ, मैंग्रोव, ये सब चीज़ें आपको मतलब बताने का यही बेसिक है कि डिफरेंट अब एक्वेटिक जो जैसे बायोम थे उनको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया, और बायोम एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं, और एक्वेटिक जोन भी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उनको डिफर किया गया है उनकी सैलिनिटी पे, उनकी वाटर टेम्परेचर पे, और उनकी सनलाइट पेनिट्रेशन। अब बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये हम जानते हैं, हमने इन्वायरमेंट में ही पढ़ा था, ये लाइफ डोमेन है ये अर्थ का, इन्वायरमेंट का। बायोस्फीयर प्रेजेंटली हाईली इंटीग्रेटेड इंटरेक्टिंग जोन है, ये हम जानते हैं, इंटीग्रेटेड एंड हाईली इंटरेक्टिंग, बिकॉज इसमें बाकी जो 3 डोमेन थे हमारे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, इंटरेक्ट करते हैं। इट इज़ अ नैरो लेयर अराउंड द surface of the earth. If we visualize the earth to be size of an apple, the biosphere would be the thick as its skin. अगर हम इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, अगर आप बायोस्फीयर देखना चाहते हैं किस तरह है, एप्पल लीजिए और एप्पल की जो आउटर स्किन है वो बायोस्फीयर है, मतलब बायोस्फीयर की एक लेयर है अर्थ के अराउंड क्या है, एक लेयर है। और इसकी एग्जाम्पल क्या दी है, जैसे सेब है, सेब के अराउंड जैसे स्किन होती है, वैसे ही बायोस्फीयर अर्थ के सराउंडिंग में है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ ये भी मैंने बताया, लाइफ इन अ बायोस्फीयर इज अबंडेंट बिटवीन 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन एंड अबाउट 6 मीटर above the sea level. This is just about the. अब यह बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल, द हाइएस्ट माउंटेन, द डीपेस्ट ओशन, सिंस
एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशन दैट डू नॉट सपोर्ट लाइफ। सो जहाँ पे बायोस्फीयर हमें एब्सेंट मिलता है, दीज आर द नॉर्थ पोल, साउथ पोल कंडीशन, हाईएस्ट माउंटेन, यहाँ पे क्योंकि बायोस्फीयर में हमें लाइफ मिलती है, तो इन कंडीशन, इन जगहों पे हमें लाइफ नहीं मिलती है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर इज एब्सेंट एट दीज एरियाज। Occasionally spores of fungi, bacteria do occur at great height of 8,000 जैसे हमारे हिमालयस, बट दे नॉट मेटाबोलिकली एक्टिव। ये चीज़ें हमें मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे वहाँ पे तो हमें लाइकन्स वगैरह मिलते हैं, हाँ मिलते होंगे, बट दे आर नॉट मेटाबोलिकली active, hence represent only dormant life. The energy required for the life within the atmosphere biosphere comes from the sun. The nutrient necessary for living organism comes from air, water, soil. The same chemical are replaced over and over again for the life to continue. So इन जगहों पे क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि इनमें लाइफ, जो लाइफ सपोर्टिंग के लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं, वो इन जगहों पे मिलती नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बायोस्फीयर एब्सेंट होते हैं। और अगर यहाँ पे हमें ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, लेकिन वो किस स्टेट में मिलते हैं? हमें डॉर्मेंट लाइफ स्टेट में मिलते हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर, ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिज्म लिव इन द पोलर रीजन वाइल द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द रिच डाइवर्सिटी। अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि हमें पोलर रीजन में इतने सारे ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे लाइफ ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते जितने हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें डाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम इज ब्रॉड वास्ट एंड कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम है। इट कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग 3 हेड। एनर्जी फ्लो मैंने आपको बताया यूनिवर्स में एनर्जी किस तरह फ्लो करती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में फ्लो करती है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ जो लिंड मैंने दिया उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर वन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट साइकिल हम बाद में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या होता है, वन कम्युनिटी और वन स्पीशीज रिप्लेस बाय वन अनदर। और वो क्यों रिप्लेस हो रही होती है? क्योंकि वो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये है एनर्जी फ्लो, ये हमने पढ़ लिया है। एनर्जी द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज, जो हमें सन से मिलती है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो विच इज यूनिडायरेक्शनल। द स्टडी ऑफ ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम गिव एन आइडिया अबाउट द एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन में हमें जैसे पता है हर ट्रॉपिक लेवल में क्या मिलता है, ऑटोट्रॉप, हिट्रोट्रॉप्स, ये वगैरह मिलते हैं, ये हमने सब कुछ पढ़ा हुआ। आई थिंक देयर इज नो नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट वन है बायोमैग्निफिकेशन, ये आपको पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन को हम बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं? एक्चुअली इनमें क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन में, कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो केमिकल खा लेते हैं, ठीक है, जैसे वाटर की हम एक्वेटिक की बात करें, जब ऑर्गेनिज्म वहाँ पे खा लेते हैं, केमिकल्स खा लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो केमिकल खाने के बाद उसमें क्या होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट दैट ऑकर इन अ फूड चेन एज अ कॉन्सिक्वेंस। तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होगा, अगर एक फिश ने ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, फिर फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेज एंड द लार्ज फिश। अगर फाइटोप्लैंक्टन ने ये मतलब केमिकल कंज्यूम कर दिया, ठीक है, जैसे ही जूप्लैंक्टन के पास, जूप्लैंक्टन जब फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे तो जो कंसंट्रेशन होगी ना केमिकल की, वो इंक्रीज होगी विद जिस तरह वो ट्रॉपिक लेवल में मूव करेगी, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन केमिकल्स की होगी इंक्रीज होती जाएगी जिस तरह वो वन ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन होता जाता है। और जो केमिकल होते हैं वो क्या परसिस्टेंट होते हैं, वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। बायो एनर्जेटिक इन द फूड चेन, लो रेट ऑफ इंटरनल डिग्रेडेशन, एक्सक्रिएशन ऑफ द सबस्टेंस ऑफन ड्यू टू द वाटर इनसॉल्युबिलिटी। तो वो डिग्रेड भी बहुत कम होते हैं, वो फैट सॉल्युबल होते हैं, वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है biomagnification occur when substance such as pesticide and heavy metal move up the food chain by working there into the atmosphere। और ज़्यादातर ये किस तरह अकर होती है बायोमैग्निफिकेशन, जब पेस्टिसाइड और हैवी मेटल कंज्यूम किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म से इन द फूड चेन, और फिर जब ये मूव होती है इन्वायरमेंट में तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज ही होती जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इनके एग्जाम्पल बताइए, स्मॉल फिश, यहाँ पे मैं डायग्रामेटिक आपको बता देती हूँ। एज अ रिजल्ट ऑर्गेनिज्म एट द टॉप ऑफ बिकॉज ये भी नहीं फूड चेन। अब देखिए बायोमैग्निफिकेशन डायग्राम से समझते हैं, बायोमैग्निफिकेशन मिथाइल मर्करी इन द इकोसिस्टम। इसमें क्या हुआ
स्मॉल और फाइटोप्लैंक्टॉन्स में देखिए छोटे से ऑर्गेनिज्म ने खाई, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती गई, और जब ह्यूमन बीइंग के पास पहुंची, जब ह्यूमन बीइंग ने इसको कंज्यूम किया तो इसकी कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एज इट मूव इन फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर वन ट्रॉपिक लेवल। Biomagnification occur in all type of ecosystem, terrestrial as well as in the aquatic ecosystem. तो ये बताया किस तरह ये इंक्रीज होती है बायोमैग्निफिकेशन। व्हेन कंटामिनेट इंक्रीज एट ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन। तो बायोमैग्निफिकेशन में कहता है हर स्टेप पे देखिए, पहले इसने 0 पॉइंट इतनी कंज्यूम की थी, फिर उसने उसको कंज्यूम किया, देखिए इसकी कंसंट्रेशन किस तरह इंक्रीज होती है, केमिकल्स की कंसंट्रेशन किस तरह इंक्रीज होती है हर ट्रॉपिक लेवल पे। सो द बेसिक मीनिंग ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन का क्या है, जो केमिकल्स की या कंटामिनेंट्स की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना एट ईच स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे बायो अक्यूमुलेंट। अब बायो अक्यूमुलेशन क्या है, बायो अक्यूमुलेंट आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इन टिश्यूज एंड ऑफ लिविंग ऑर्गन। They enter the organism through contaminated air, water and food and are very slowly metabolized or excreted. तो बायो अक्यूमुलेंट का मतलब ही यही होता है, अक्यूमुलेशन का मतलब ही यही होता है जमा होना, ठीक है। और ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म, जैसे बायो मैग्निफिकेशन पूरी फूड चेन की बात कर रहा है, लेकिन जो बायो अक्यूमुलेशन है ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है और उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन की बात करता है। यहाँ पे बायो अक्यूमुलेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट विच अकर इन अ ट्रॉपिक लेवल, वन लेवल ऑफ द फूड चेन, यूजुअली द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। तो बायो अक्यूमुलेशन पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म की बात करता है, और यू कैन से दैट वन ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं, और उसमें कितनी कंसंट्रेशन हो जाती है पोल्यूटेंट की। वेयर एज बायोमैग्निफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट अक्रॉस द फूड चेन की बात करते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बायो अक्यूमुलेशन एंड द बायोमैग्निफिकेशन। लॉन्ग लिव जो हमारे बायोमैग्निफिकेशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे केमिकल लॉन्ग लिव्ड होते हैं, मोबाइल मतलब कि फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर वन ट्रॉपिक लेवल, और यू कैन से दैट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर वन ऑर्गेनिज्म। सॉल्युबल इन फैट, और फैट सॉल्युबल है तो ये स्टोर होंगे बॉडी में, और बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं मतलब कि ये अगर ये स्टोर होते हैं तो ये इंटरनली ये ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते जाते हैं। So the next one is this one, persistent pollutant and short-lived pollutant. Persistent pollutant क्या होते हैं, pollutant that dissolve in fats and are retained for a long time, ठीक है। Lipid और fat soluble substances cannot be diluted or broken down or excrete in the जो persistent pollutant होते हैं वो जल्दी से पास ऑन नहीं होते हैं क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होते हैं। दे अक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यू में ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं। शॉर्ट लिव्ड क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है। हमारे एक्सक्रीटरी अगर ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीशन से ये पास ऑन हो जाए, इट इज़ नॉट मोबाइल, यानी कि ये वन ऑर्गेनिज्म से अनदर वन ऑर्गेनिज्म में पास ऑन नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्रीशन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं बॉडी से। if the it is a pollutant if the pollutant is soluble in water, it will be excreted by the, अगर पानी में भी अगर वाटर soluble हुआ तो वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द persistent pollutant and short lived pollutant। ये DDT की बात की गई है कि किस तरह इसका जो अमाउंट होता है किस तरह इंक्रीज होता जाता है, जैसे बाकियों का बताया वैसे ही है। बायो कंसंट्रेशन क्या होती है? बायो कंसंट्रेशन इज द टर्म यूज स्पेसिफिकली इन रेफरेंस टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। और इसमें क्या होता है, इन कंट्रास्ट विद द रिलेटिव बायो अक्यूमुलेशन विच रेफर टू द टॉक्सिन एंड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट। The substance can also be taken up by the organism from the surrounding by non-dietary roots. So bioconcentration में क्या होता है स्पेसिफिकली, ये मोस्टली कहाँ होती है, हमें एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिसमें इसमें भी सेम है, इसमें केमिकल्स की कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना। किसका कंसंट्रेशन हो जाना? केमिकल की। इसमें क्या देखिए, the ratio of the concentration of chemical in an organism to the concentration of any chemical in the surrounding में हो जाना। This is all about the bio accumulation, bio magnification and bio concentration. Thank you so much.